एक 120 साल पुरानी शुगर रिफाइनरी जो आज शुगर के साथ साथ एथनॉल, डिफरेंट तरह के केमिकल, टायर में डलने वाले नायलॉन कोट जैसे मैन मेड फाइबर के साथ साथ ड्रोन भी उड़ा रही है। आज हम बात करेंगे डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज की, जिसमें हो रहा है एक स्ट्रेटेजिक डीमर्जर। एक कंपनी से बन रही हैं तीन कंपनियां। डीसीएम श्रीराम के पास है 120 साल की लेगेसी और तीन प्रॉफिटेबल डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल। डीसीएम श्रीराम की पिछले साल सेल थी 2100 करोड़ की, 10% के मार्जिन के साथ 208 करोड़ इनका एबिटा था। पर कंपनी का मार्केट कैप है 1500 करोड़, यानी अपनी सेल का 75%। आज हम ये देखेंगे क्या ये एक वैल्यू बाय है और मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। ऐसा क्या कारण है कि मार्केट इन्हें इतना कम वैल्यू दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने कम वैल्यूएशन का कारण हो सकता है कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ का ना होना। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल 1900 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास ही रही है। कंपनी के मार्जिन कुछ इंप्रूव तो हुए हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ से 100 करोड़ हुआ है 5 साल में। कंपनी ने पिछले 5 सालों में हर साल डिविडेंड भी दिया है। कंपनी की टोटल बोरोइंग्स या डेप्ट 500 करोड़ के आसपास ही रहा है 5 सालों में। पर हम डिटेल में देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 115 करोड़ से कम होके हो गई हैं 44 करोड़। पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए होती है वो बड़ी है। हम वर्किंग कैपिटल पे नजर दौड़ाएं तो कंपनी की इन्वेंट्री डेज 185 डेज जो 2021 में थे अब बढ़ के हो गए हैं 236 डेज की 2025 में। इससे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी 126 दिन से बढ़ के 190 दिन का हो गया है। इसके बावजूद मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से बढ़ के 14% हुई है। तो हम देख सकते हैं इन्वेंट्री बढ़ने के कारण कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ रही है पर लॉन्ग टर्म बोरिंग में कमी आई है। जैसा हमने देखा कंपनी की टॉप लाइन स्टैग्नेट है और सेल्स में ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। इसी कारण कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। पर एक बड़ा कारण ये भी है बिजनेस का कॉम्प्लेक्स होना। एक कंपनी में मल्टीपल बिजनेस है जिसके कारण इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं। तभी मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज करने के लिए डिसाइड किया थ्री वे डीमर्जर। इसमें दो नई कंपनियां बन रही हैं। नवंबर 14 2023 में ये इसको बोर्ड ने अप्रूव किया। फिर एक्सचेंज फाइलिंग हुई और एक्सचेंज अप्रूवल आए सितंबर 2024 में। उसके बाद फरवरी में शेयर होल्डर्स अप्रूवल आया और अब एनसीएलटी पे इसकी हेयरिंग चल रही है। मैनेजमेंट का टारगेट है Q4 इस साल में इसको कंप्लीट करने की। अब देखते हैं कंपनी के बिजनेस और डिमर्जर में क्या होगा। कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है शुगर और एथनॉल। ये सेल का 47% कंट्रीब्यूट करता है 980 करोड़। यहाँ मार्जिन है 5.6% और लास्ट ईयर एबिटा था 40 करोड़ का। ये बिजनेस इसी कंपनी में रहने वाला है। कंपनी का दूसरा वर्टिकल है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल। ये सेल का 20% कंट्रीब्यूट करता है और लास्ट ईयर सेल थी 400 करोड़ की। यहाँ एबिटा था 46 करोड़ का और यहाँ पे मार्जिन है 11 से 13%। ये एक बेस केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल के बीच का बिजनेस है जो अलग कंपनी डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल में डिमर्ज होगा। तीसरा बिजनेस कंपनी का आता है इंडस्ट्रियल फाइबर्स का। यहाँ पे मैन मेड फाइबर बनाए जाते हैं। इसकी सेल थी 670 करोड़ जो 32% थी टोटल सेल की और एबिटा था 120 करोड़। यहाँ पे सुपीरियर मार्जिन है 27% की। ये बिजनेस डिमर्ज होके अलग कंपनी में जाएगा डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके साथ साथ दो और बिजनेस भी इस कंपनी में जाएंगे जो है स्टार्टअप बिजनेस डिफेंस का और hyundai के साथ कंटेनर्स मेकिंग का एक जॉइंट वेंचर। तो ये तीनों बिजनेस आइए हम नजर डालते हैं। पहला बिजनेस आता है शुगर और एथनॉल का। यहाँ पे कंपनी शुगर कैन को बाय करती है और उनसे शुगर को बनाती है। ये फार्मा ग्रेड शुगर भी आती है और नॉर्मल कन्फेक्शनरी ग्रेड शुगर भी। यहाँ पे कंपनी एथनॉल भी बनाती है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सेल करते हैं और साथ में बगास से कोजेनेशन की पावर भी बनाई जाती है। इस बिजनेस की इंस्टॉल कैपेसिटी है 125 टन पर डे की, तो 2.2 लाख टन शुगर को बनाने की। यहाँ पे यूटिलाइजेशन 88% है। कंपनी के पास है 200 के एलपीडी की डिस्टरी जो एथनॉल बनाती है और यहाँ यूटिलाइजेशन 90% है। कंपनी के पास पावर प्लांट भी है 35 मेगावाट का जहाँ पे यूटिलाइजेशन 83% है और नई 6 टन पर डे की या 6 टन पर आवर की रिटेल पैकिंग लाइन भी लगाई है इसी साल के अंदर।
कंपनी का यहाँ पे कैपेक्स है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का और डिस्टिलरी की कैपेसिटी को 235 के एलपीडी की करने की, और छोटी अदर इंप्रूवमेंट्स भी कैपेक्स में है। यहाँ पे टारगेट है उस जो नई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है FY27 तक, वहाँ पे 80% कैपेसिटी इंक्रीज तक पहुँचना, और कंपनी अपनी शुगर केन से रिकवरी को भी बढ़ाना चाहती है, और टारगेट है पावर प्लांट के लिए 10 साल का पीपीए एग्रीमेंट साइन कर पाना। दूसरा बिजनेस आता है फाइन केमिकल्स का। यहाँ पे अरोमा केमिकल्स यानी जो फ्रेगनेंस और परफ्यूम में डलने वाले केमिकल्स होते हैं, कंपनी उनको बनाती है और एग्रो केमिकल्स को बनाती है। यहाँ पे कंपनी के पास है 21,000 टन पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और अगेन यहाँ पे यूटिलाइजेशन 80% है। कंपनी ने यहाँ पे एक ब्लॉक 2 की इन्वेस्टमेंट चल रही है 65 करोड़ की, जिसमें नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है स्पेशल फ्रेगनेंस कंपनियों के लिए, जो है 3,000 टन पर एनम कैपेसिटी का। यहाँ पे कंपनी R&D लैब भी लगा रही है, और ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिससे आपके डिस्चार्ज में से क्लीन हो और पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ना आए, तो ये 12 करोड़ की भी एक इन्वेस्टमेंट है। इससे इस प्लांट के बाद कंपनी अपने गुड्स को यूरोपियन मार्केट में भी एक्सपेंड या एक्सपोर्ट कर पाएगी, जिसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कंपनी का विजन है नए प्लांट को जल्दी कंप्लीट करना और FY28 तक 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंच पाना, और कंपनी के लिए एक टारगेट है नए अपना अप्रूवल्स को लेके यूरोपियन मार्केट को एंटर कर पाना। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज का थर्ड बिजनेस है इंडस्ट्रियल फाइबर्स का। ये बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे प्रोडक्ट है नायलॉन के थ्रेड्स, जो टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, और अदर तरह के नायलॉन थ्रेड्स। यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी है 17,000 टन पर एनम की, और यूटिलाइजेशन 90 से 95 के बीच में है। यहाँ पे कैपेक्स है एक नई लाइन के ऊपर और सोलर और विंड पावर के अंदर, जिससे आने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी से। यहाँ मैनेजमेंट का विजन है एक्सपोर्ट सेल को बढ़ाना और रिन्यूएबल पावर की कंजम्पशन को भी बढ़ाना। यहाँ पे कंपनी गाइडलाइंस दे रही है कि एबिटा मार्जिन को 24 या 27 से बढ़ा के 28 से 30% तक लेके जाने की। इंडस्ट्रियल फाइबर के बिजनेस के अंदर कंपनी दो और बिजनेस को डिमर्ज कर रही है, जिसमें से एक है डीसीएम ह्युंडई का जेवी। ये 50-50% का जेवी है, जिसमें 50 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है, और आगे 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 9 करोड़ की अदर इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे कंपनी 6.5 फीट के मिनी कंटेनर्स को बनाती है। यहाँ पे कैपेसिटी है 4,000 कंटेनर्स पर ईयर बनाने की, और यूटिलाइजेशन अभी 40% पे ही है। यहाँ पे अभी कैपेक्स और भी प्लान है, और मैनेजमेंट ने कहा है यहाँ पे मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। इन कंटेनर्स का यूज होता है डिफेंस पर्पस के अंदर और अदर बैटरी या अदर पर्पसेस के अंदर भी, तो जिससे कंपनी को यहाँ पे बड़ी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज लगती हैं। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस के डार्क हॉर्स की, डिफेंस का बिजनेस। कंपनी ने डिफेंस वर्टिकल में 90 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। इस वर्टिकल में कोई अभी सेल नहीं आ रही है। यदि ये वर्टिकल क्लिक होता है तो ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज इस कंपनी के लिए पैदा कर सकता है। आइए देखते हैं इस वर्टिकल्स में क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या पॉसिबिलिटीज। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ने 5 प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है डिफेंस वर्टिकल में। हमें इनके नाम बहुत अच्छे लगे। पहला नाम है डीसीएम त्रिशूल। ये एक मिनी क्वाडकॉप्टर यूएवी है, जो आर्मी के लिए बनाया गया है सर्वेलेंस करने के लिए। इसको फर्स्ट टाइम डिफेंस और सिक्योरिटी शो में दिखाया गया था, और इंडियन ड्रोन एक्सपो में भी दिखाया गया था। कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट भी एक ड्रोन ही है, जिसको नाम दिया गया है डीसीएम कैलाश। ये ड्रोन कंपनी सेल करना चाहती है इंडियन आर्मी को लोड कैरिंग के लिए। ये 40 केजी तक लोड को कैरी कर सकता है, और ये भी अभी अंडर टेस्टिंग में है एचएएल के पास। यहाँ तीसरा प्रोडक्ट जो डेवलप है उसका नाम है जेबू। ये एक लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है, जो कंपनी बीएसएफ और अदर आर्म फोर्सेस को प्रपोज कर रही है। ये 4x4 आर्मर्ड व्हीकल है, जो कोटा के अंदर बनाया जा रहा है, और ये भी अभी अंडर टेस्टिंग में है। यहाँ फोर्थ प्रोडक्ट है एक ड्रोन का काउंटर यूएवी सिस्टम, जो इजराइल की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के अंदर बना है और लाइसेंस में टेक्नोलॉजी ली गई है। ये भी अभी अंडर टेस्टिंग में है। यहाँ पे फिफ्थ प्रोडक्ट है ये स्पेशलाइज कंटेनर, जो डीसीएम ह्युंडई जेवी के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये कंटेनर्स ड्रोन्स को कैरी करने के लिए और कुछ इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम में आ सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज वर्टिकल है, और कंपनी यहाँ पे इसीलिए कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। हमने यहाँ पे डिफेंस वर्टिकल्स का स्वॉट एनालिसिस भी किया है। आइए देखते हैं इसमें कंपनी की स्ट्रेंथ।
कंपनी ने सब प्रोडक्ट्स को अंडर लाइसेंस बनाया है और इसके लिए टेक्नोलॉजिकल पार्टनर लिए हैं। 30% स्टेक कंपनी ने टर्की की एक कंपनी में भी एक्वायर किया है जो नाटो ग्रेड क्वालिटी को इंश्योर करता है। कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल्स जो है वो श्रीराम रयोन के अंदर बना रही है, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिनर्जी भी आती है। यहाँ पे वीकनेस है, अभी कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है और जब तक ऑर्डर नहीं मिलता उन प्लांट्स को रन करने की फिक्स कॉस्ट कंपनी को अपने करंटली बिजनेस में बियर करनी पड़ रही है और कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के लिए अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंस है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के द्वारा एक ह्यूज डिफेंस पे स्पेंडिंग। इवन नाटो कंट्रीज ने भी 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस में स्पेंड करना है, जिससे एक्सपोर्ट की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी खुलती है। ये प्रोडक्ट नाटो लाइसेंसेस के अंदर बनाए गए हैं और कंपनी के जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज और एशियान कंट्रीज में भी प्रपोज किए जा रहे हैं। तो यदि एक बार प्रोडक्ट कि कहीं पे एक्सेप्ट होता है तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं और ह्यूज मार्केट साइज है। यहाँ पे बड़े थ्रेट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो सभी इसके लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो ये था डिफेंस वर्टिकल का स्वॉट एनालिसिस। यदि आपने डिसाइड किया इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो आपको ये कैटलिस्ट को समझना पड़ेगा। पहला आता है डिमर्जर का होना। इसको डिमर्जर को टाइम पे कंप्लीट होना है। कंपनी ने जो 235 केएलपीडी की डिस्टिलरी बनाई है उसका टाइम पे कंप्लीट होना, जो मार्च 26 की डेडलाइन दी गई है, और 50% यूटिलाइजेशन FY27 तक आ पाना बहुत जरूरी है। कंपनी का अपने केमिकल ब्लॉक में जो फ्रेग्रेंस प्लांट का टाइम पे कंप्लीट हो पाना, जिसकी डेडलाइन है FY28, और अपने नायलॉन बिजनेस के अंदर जो सेकेंड लाइन है उसका कंप्लीट हो पाना FY27 तक, और एक डिफेंस ऑर्डर का आना FY27 तक, जो ये मैनेजमेंट की अलग अलग डिक्लेरेशन से और इंटरव्यू से हमने कंपाइल किया है। ये कैटलिस्ट किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है ध्यान में रखने, और इन डेडलाइंस पे रिजल्ट का डिलीवर होना आगे वैल्यूएशन के लिए। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक बार कंपनी की शेयर होल्डिंग को देखते हैं। यहाँ पे प्रमोटर ओन करते हैं 50%, और पिछले कई सालों में हमें प्रमोटर्स के द्वारा कोई सेलिंग नहीं दिखी। LIC कंपनी को ओन करती है 4.5% और अदर इंश्योरेंस कंपनीज 4.5%। अराउंड 9% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे हमें एक नाम और दिखा, अबेकस पीएमएस। ये एक वेल रिस्पेक्टेड पीएमएस है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक बहुत ही शानदार रहा है। ये 2.9% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, और ये पीएमएस जाना जाता है अप वैल्यू कंपनीज को बाय करने के लिए। पब्लिक यहाँ पे 36% ओन करती है। कंपनी के पास से हमें कोई क्वार्टरली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कॉल नहीं दिखी, पर कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है। डिमर्जर के बाद हमें मिलेंगे 3 अलग-अलग बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हैं, जिनकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत अच्छी है। जैसा हमने देखा 80% से अबव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जहाँ पे कैपेक्स प्लान ऑन ट्रैक है और मैनेजमेंट प्रायोरिटी कंप्लीट क्लियर है। इससे कंपनी का वैल्यूएशन डबल भी हो सकता है, और डिफेंस जैसा एक डार्क हॉर्स जहाँ पे अभी कोई बिजनेस नहीं है, FY27 में पहला ऑर्डर आने पे 90 करोड़ का रिवेन्यू ला सकता है और एबिटा 30%। डिफेंस एक हाई मार्जिन बिजनेस है। कंपनी अभी लोअर वैल्यूएशन पे है और एक वैल्यू बाय है, पर इस वैल्यू के प्रॉमिस में बहुत रिस्क है, जिसके लिए मार्केट इसे अभी कम वैल्यू कर रही है। यहाँ पे रिस्क आ सकते हैं। शुगर जो सबसे बड़ा वर्टिकल है, एक कमोडिटी बिजनेस है। एथनॉल भी गवर्नमेंट की सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे कंपनी के केमिकल बिजनेस में कंपटीशन बढ़ सकता है, और अदर बिजनेसेस में भी। ये भी हो सकता है कि कोई डिफेंस का ऑर्डर ना आए और पूरे 90 करोड़ को राइट ऑफ भी करना पड़े। तो हमें ये देखना पड़ेगा, रिस्क भी है। अगले 18 महीने में जो टाइमलाइंस हैं उन पे उन प्रोजेक्ट का डिलीवर होना और डिमर्जर का टाइमली कंप्लीट हो पाना एक बड़ा कैटलिस्ट है, जिसे हमें वॉच करना पड़ेगा। यदि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस कर लीजिए। हमने ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी, आपको आइडिया देने के लिए। हमारा काम कारोबार समझाना था, हमने आपको समझा दिया। अब अपना फैसला आप खुद लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। यदि आप कंपनी का कोई और डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो भी हमें बताइए, या अदर कौन सी कंपनी हम यहाँ पे कवर करें, ये आप हमें बताइए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।